नमस्कार। मैं मनीषा आबोल ताबोल के इस नए एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई बतकही लेकर। आज हम हिंदुस्तान से दूर भी जाएंगे और हिंदुस्तान के बारे में भी बात करेंगे, या हम किसी एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो इंडिया के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक शब्द देती हूँ, एक पहेली देती हूँ। आप बताएं कि उससे आपको क्या याद आया। वो शब्द है मार्लबरो। कुछ याद आया? नहीं? शायद महंगी यूरोपियन सिगरेट जिसे संजय दत्त जैसे बिगड़ैल नवाबजादे पीते थे। सही है, मगर मार्लबरो से एक और हमें कहानी याद आती है। इसका हीरो भी बिगड़ैल नवाब भी है, जिसे हम हिंदुस्तानी नफ़रत करते हैं, और जो ब्रिटेन का हीरो है। तो मार्लबरो एक कस्बा है इंग्लैंड में। लंदन से बाथ जाते हुए रास्ते में पड़ सकता है। यही ड्यूक ऑफ मार्लबरो की सीट है और ब्रिटेन का एकमात्र ऐसा पैलेस जो राजा ख़ानदान की मिल्कियत नहीं है, लेकिन जिसे पैलेस का दर्जा प्राप्त है। ब्रिटेन के राजा ने कोई 16वीं शताब्दी में लकड़दादा चर्चिल को जब ड्यूक ऑफ मार्लबरो बनाया तो यह छूट भी दी, यानी कि उनके पैलेस, उनके जो ख़ानदान, उनका जो महल है, उनका जो रहने की जगह है, उसे भी पैलेस कहा जाएगा। 300 कमरे वाले इस महल में विंस्टन सन 1874 में पैदा हुआ था। पिताजी चर्चिल यानी सीनियर चर्चिल बड़े पॉलिटिशियन थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और चांसलर ऑफ एक्सचेकर तक पहुँचे, यानी कि ब्रिटेन का फाइनेंस मिनिस्टर। ऐसे मशहूर घराने में पैदा हुआ प्रॉब्लम चाइल्ड। बदतमीज़, स्वार्थी, रूड, घमंडी, धोखेबाज, झूठा। ना 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 ना, हम ये सब नहीं कह रहे। ये शब्द तो उसके स्कूल रिपोर्ट में लिखे हुए थे। शैतान इतना कि एक बार एक पुल से कूद गया। 3 दिन कोमा में रहा, ठीक होने में महीनों लग गए। पिताजी ने मान लिया था कि बेटे का कोई भविष्य नहीं। मिलिट्री कॉलेज में दाखिला करा दिया और बेटे को एक दिशा मिल गई। उस समय के रिवाजों के हिसाब से घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी, हर चीज़ में A ग्रेड। बाप से एप्रिसिएशन की चाहत थी। उनकी तस्वीरें, स्पीच, कार्टून जमा करता। पिताजी को अपनी सफलताओं की चिट्ठियां भी भेजता। एक बार उन्होंने अपने पिताजी को लिखा कि मैंने दिखा दिया कि मैं भी अच्छा कर सकता हूँ। एक दिन आपके साथ हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठूँगा। लेकिन सीनियर चर्चिल की किस्मत में ये देखना नहीं लिखा था। वो कोई 45 की उम्र में, यानी 45 की उम्र में चल बसे। उदास बेटे ने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली और युद्ध ढूंढने लगा। अब तो दुनिया के जिस कोने में लड़ाई चल रही हो, विंस्टन अपने आप को पेश करता। भारत भी आया। अफ़गानिस्तान में पठानों से लड़ा, क्यूबा में लड़ा, सूडान में लड़ा, दक्षिण अफ्रीका में लड़ा, उत्तर अफ्रीका में लड़ा। जहाँ लड़ता ऑलमोस्ट सुसाइडल एटीट्यूड से लड़ता। 5-7 साल यही चला। युद्ध ख़त्म हुए तो ब्रिटेन लौट आया। अब तक विंस्टन ने कुछ शौक जमा कर लिए थे। छक्कर शराब पीता, मुंह में सिगार दबाए रखता, खतरों से खेलता और खूब लिखता। दरअसल उस ज़माने में जब अखबारों के वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं होते थे, वो सैनिकों से डिस्पैच मंगवाते थे। लिखने की काबिलियत वाले कम थे, तो जो भी वॉर डिस्पैच लिखते पैसा भी मिलता था उन्हें। तो विंस्टन भी लिखता था, जो खूब छपता था। ब्रिटेन लौटते तक बड़ा मशहूर भी हो चुका था। कंजर्वेटिव पार्टी के लिए ऐसा आदमी तो गोल्ड था। पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर का वॉर हीरो बेटा, जिसे शानदार लिखना बोलना आता है, मशहूर है। टिकट तो मिलना था, जीत भी तय थी। कोई 30 साल की उम्र रही होगी। 1904 में विंस्टन चर्चिल राइट ऑनरेबल मेंबर बनकर हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठे थे। जो वादा पिताजी से किया था वो पूरा हुआ, मगर आगे और भी वादे थे जो विंस्टन ने खुद से किए थे।
मार्लबरो हाउस का बिगड़ैल सितारा दुनिया के आकाश पर छा जाने वाला था। ऐसे में एक जगह का और मैं जिक्र करूंगी जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। अब ये कहाँ है? हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर यानी कि इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन जहाँ मिलते हैं उसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं। ये अफ्रीका का साउथ का हिस्सा है, दक्षिण का हिस्सा है, और धरती के उस टुकड़े का नाम है साउथ अफ्रीका। सदी के पलटने का दौर था और दो इंसान साउथ अफ्रीका की धरती पर अपनी अपनी पर्सनैलिटी को परिभाषित कर रहे थे। साउथ अफ्रीका में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले ठिया जमाया था। गोरे अफ्रीका आकर बसे। सुएज नहर बनी नहीं थी, इसलिए साउथ अफ्रीका समुद्री व्यापार का हाईवे था। केप ऑफ गुड होप उसका चौराहा। ऐसे पर तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा होना चाहिए था। तो संघर्ष हुआ, अंग्रेज़ विजयी हुए। जो डच गोरे थे वो उत्तर की तरफ बढ़कर खेती किसानी में लग गए। अब भी कई इलाकों में काबिज थे और ये गोरे किसान अफ्रीका के लोकल लैंग्वेज में बोअर कहलाते थे। फिर हुआ ये कि बोअर लोगों के इलाके में सोने चांदी की खदानें मिल गईं और इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज़ों की नज़र पड़ गई। अंग्रेज़ों को वो चाहिए थी, तो युद्ध शुरू हो गया। 2 बार हुआ, इसलिए इन्हें बोअर युद्ध कहते हैं। तो विंस्टन चर्चिल 1899 में साउथ अफ्रीका की धरती पर अपनी स्कॉच की बोतलों और फरफराती कलम के साथ उतरे। 3 युद्धों में सैनिक रह चुके थे, वॉर डिस्पैच भी लिखते थे, लेकिन इस युद्ध में प्योर पत्रकार बन करके आए थे। एक दिन की बात है, जनाब एक रेलगाड़ी में ब्रिटिश फौज के साथ सवार थे। उसे बोअर लोगों ने पलट दिया। तमाम हीरोगिरी के बावजूद चर्चिल बंदी हुए, प्रिजनर ऑफ वॉर हुए। उधर हमारे मोहनदास यानी हमारे गांधी जी एक असफल वकील थे। बैरिस्ट्री इंग्लैंड से की थी, लेकिन प्रैक्टिस कभी नहीं की थी। एक प्राइवेट असाइनमेंट में साउथ अफ्रीका पहुंचे थे, फिर वहीं सेटल हो गए। पर बाहर से आए हुए अप्रवासियों पर अंग्रेज सरकार के अत्याचार देखे तो आंदोलनजीवी भी हो गए। लेकिन जब बोअर युद्ध का वक्त आया तो अपनी टीम के साथ समाज सेवा करने की सूझी। युद्ध के दौरान एक एम्बुलेंस कॉर्प्स बनाई और लगे पीड़ित मानवता की सेवा करने। जान जोखिम में डालकर फ्रंट लाइन से घायलों को अस्पताल पहुंचाते। साउथ अफ्रीका की ब्रिटिश सरकार ने इस कदम की सराहना की, मान दिया और दिया कैसरे हिंद का पदक। जी हाँ, हमारे अपने गांधी जी को कैसरे हिंद का पदक अंग्रेज़ों ने ही दिया था। उधर चर्चिल, उनके नाम पर इनाम उठा 25 पाउंड। हाँ जी, चर्चिल को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 25 पाउंड दिए जाने का पर्चा दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में बिखरा था। ये बोअर्स ने निकाला था। हुआ ये था कि महाशय जेल फांद कर गायब हो गए थे। बोअर्स के इलाके में अपनी फ़ौजों के कब्ज़े वाले इलाके से 600 किलोमीटर दूर भूखा, गोरा, स्थानीय भाषा ना समझने वाला विंस्टन तमाम चैलेंज और जान के खतरे के बीच सिर्फ इंस्टिंक्ट के आधार पर ही वो इलाका पार कर गया और अपनों से आ मिला। कुछ माह बाद उसी शहर में अपनी फ़ौज के साथ घुसा। अपने साथ बंद किए गए साथियों को आज़ाद कराया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद को एक नया हीरो, एक रक्षक मिल गया। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक घोर विरोधी भी मान्यता और मशहूरियत पा चुका था। आगे वो अहिंसा, सत्य, सिविल डिसोबीडियंस और सत्याग्रह के हथियार ईजाद करने वाला था। कोई 4 दशक बाद वही आदमी अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद की आंखों में आंखें डालकर गुर्राया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। और 10,000 मील दूर बैठे प्रधानमंत्री चर्चिल ने मेज पर मुक्का मारा, वाई हैज़न्ट गांधी डाइड येट। ऐसे में एक किस्सा आपको और सुनाती हूँ इन्हीं से जुड़ा हुआ। जब सिडनी स्ट्रीट पर गदर मचा हुआ था, 2 इमिग्रेंट एक बिल्डिंग में छुपे हुए थे, फायरिंग कर रहे थे। पुलिस बुला ली गई थी, सेना भी। मुठभेड़ जारी थी, भीड़ जमा हो गई थी, सब तमाशा देख रहे थे। एक गाड़ी आकर रुकी, 35-36 साल का एक आदमी उतरा, गोल हैट, ओवरकोट, मुंह में सिगार, हाथ में छड़ी। सही पहचाना आपने, जनाब आली ब्रिटेन के गृह मंत्री विंस्टन चर्चिल थे।
गृह मंत्री ने आदेश दिया, फायरिंग रोक दो। नोबल खानदान के ब्रिटिश साम्राज्य के पक्के पहरुए विंस्टन चर्चिल वॉर हीरो थे। साउथ अफ्रीका के एडवेंचर के बाद बड़े मशहूर हो चुके थे। 3 किताबें लिख चुके थे। अपने शानदार आर्टिकल्स और भाषणों के बूते संसद में आ गए थे और एक वादा जो उन्होंने अपने पिता से किया था उसे पूरा किया था। ये तो शुरुआत थी। विंस्टन चुनावी मौसम के भी वैज्ञानिक थे, यानी चुनाव के पहले पार्टी बदल ली। सबने लूज़र कहा, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो उनकी पार्टी अप्रत्याशित रूप से जीती। पहले जूनियर मंत्री हुए, फिर 1911 में जनाब होम मिनिस्टर की कुर्सी पर विराजमान हो गए। कुछ समय से लटाविया से आए शरणार्थियों की लूटपाट और मारकाट से पुलिस परेशान थी। ऐसे ही एक ज्वेलर के यहाँ लूटपाट के बाद उसमें से 2 लोग मुठभेड़ में फंसे थे। गृह मंत्री पुलिस का मुखिया होता है। जनाब पहुँचे और ऑर्डर दिया, फायरिंग रोक दो और बिल्डिंग में आग लगा दो। भीड़ के साथ सड़क पर खड़ा होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री तमाशा देखता रहा। कैमरे चलते रहे, पोज देता रहा। सामने आतंकी आग में जल मरे। संसद में इसका जवाब दिया कि उन्हें ज़िंदा पकड़ने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स की ज़िंदगी खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं थी। पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये साम्राज्यवाद की लड़ाई थी। ब्रिटिश साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और तमाम छोटे बड़े देश अपना इलाका और प्रभाव बढ़ाने को लड़ रहे थे। चर्चिल से बड़ा साम्राज्य का समर्थक कौन होता, तो उन्हें फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी बनाया गया, रक्षा मंत्री समझिए। टैंक, बंदूकें, तोपें, शिप, पनडुब्बी, फ्लीट, नौसैनिक, एयरफोर्स, तमाम तरह के इनोवेशन से फ़ौज को मजबूत किया चर्चिल ने। फ़ौज का उत्साह आसमान छू रहा था और फिर चर्चिल ने एक बड़े नौसैनिक हमले की प्लानिंग की। इस्तांबुल के पास एक डार्डनेल्स का समुद्री इलाका है। यहाँ से ऑटोमन्स और जर्मन पर हमला करके उन्हें अलग करना था। ब्रिटेन से 1000 किलोमीटर दूर ये हमला चर्चिल के हिसाब से मास्टर स्ट्रोक होता, लेकिन ये बैकफायर कर गया। कोई 50,000 ब्रिटिश नौसैनिक मारे गए, आधा फ्लीट ख़त्म हो गया और विंस्टन चर्चिल से इस्तीफ़ा ले लिया गया। तो जैसे कि हमने देखा है कि युद्ध कैरियर बनाते हैं, बिगाड़ते भी हैं। एक तरफ से शुरू हुआ तो किस तरफ जाएगा वो तो सबसे ताकतवर आदमी भी तय नहीं कर सकता। डार्डनेस की लड़ाई में हार के बाद तेज़ी से चढ़ते चर्चिल के करियर को ग्रहण लग गया। फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी के पद से हटने के बाद चर्चिल घोर डिप्रेशन में चले गए। इस उदासी से बाहर आने का क्या रास्ता था? बस एक, युद्ध, बम, बारूद की गंध, खतरा। तो 40 साल के पूर्व गृह और रक्षा मंत्री चर्चिल ने एक आयरिश रेजिमेंट ज्वाइन कर ली। युद्ध में उतर गए। 6 महीने में सारा का सारा डिप्रेशन चला गया। उत्साह से भरी लबरेज चर्चिल को अच्छी खबर मिली कि डॉर्डनेस में उन बैठी हुई जांच कमेटी ने उन पर आरोप से उनको मुक्त कर दिया है। एक बार फिर कैबिनेट में शानदार वापसी हुई। टन टन। इस बार गोला बारूद निर्माण मंत्री बनाए गए। कारखानों में एक बार हड़ताल हो गई तो मंत्री जी ने बयान दिया कि जिन्हें कम पैसे या वर्किंग कंडीशन की दिक्कत है उन्हें फ्रंट पर लड़ने के लिए भेजा जाएगा। बस हड़ताल टूट गई, डबल गोला बारूद बनने लगा। आखिरकार युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई। तो जिस बरस चर्चिल ने कैबिनेट पोजीशन खोई, उसी बरस मोहनदास गांधी भारत लौटे थे। जब चर्चिल दोबारा सिपाही बनकर अपनी खोई हिम्मत जगा रहे थे, गांधी भारत भर में घूमकर जायज़ा ले रहे थे। चंपारण में, अहमदाबाद की मिलों में, खेड़ा और नांदेड़ में किसानों को जगा रहे थे, भारत को जगा रहे थे और कांग्रेस उनके पीछे लामबंद हो रही थी। गांधी पर राजद्रोह का आरोप लगा, उन्होंने स्वीकार कर लिया। सज़ा हुई, स्वीकार कर लिया। उधर चर्चिल कैबिनेट से तो वापस आ गए, पर पार्टी अगला चुनाव हार गई। कंजर्वेटिव ने सरकार बनाई तो जनाब ने फिर से पार्टी बदल ली। 2024 में कंजर्वेटिव पार्टी ने चर्चिल को वो पद दिया जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जगह होती है, वही जो आपको पहले बताया, चांसलर ऑफ एक्सचेकर। ये पद चर्चिल की निजी महत्वाकांक्षा थी, क्योंकि 40 साल पहले इस पद पर उनके पिता बैठे थे और उन्होंने अपने पिता से वादा भी किया था। मगर 1924 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनना गांधी की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। 30 बरस के गांधी युग में उनके कई चेले एक से ज़्यादा बार अध्यक्ष बने, पर गांधी सिर्फ एक बार बेलगाम में कांग्रेस की लगाम थामी। इस बदलाव के बाद भारत में कांग्रेस बेलगाम होने वाली थी
और ब्रिटेन की इकॉनमी भी। अगले 5 साल तूफ़ानी थे। चर्चिल की टेबल से इकॉनमी को सुधारने के लिए एक से बढ़कर एक मास्टर स्ट्रोक होते गए। नतीजे में ब्रिटिश इकॉनमी चरमराती चली गई। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी में झोंक कर चर्चिल ने अपनी पार्टी को 1929 यानी 1929 का चुनाव हरवा दिया। इधर गांधी की कांग्रेस होम रूल या डोमिनियन की जगह सीधे पूर्ण स्वराज की मांग पर आ गई। नई ब्रिटिश सरकार ने दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई नेगोशिएट करने को, क्योंकि आंदोलन महज कुचल दिए जा सकने की फेज से बड़ा हो चुका था। कमज़ोर सरकार भारतीयों को कंसेशन दे रही थी। भारत के नेताओं को रत्ती भर भी भावना देने वाला बुलडॉग अब विपक्ष में था। बूढ़ा अधनंगा फकीर गांधी बर्किंघम पैलेस की सीढ़ियाँ चल रहा था और उधर विपक्ष में बैठे विंस्टन चर्चिल नफ़रत से दांत पीस रहे थे। तो इस तरह आज आपने देखी कहानी हमारे विंस्टन चर्चिल की, साथ साथ थोड़ा सा हमने गांधी की यात्रा को भी देखा। इसी तरह फिर किसी एक नई कथा को लेकर के मैं अगली बार फिर से हाजिर होंगी। ये आलेख मेरे फेसबुक मित्र श्री मनीष सिंह जी का था। फिर मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।